नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका हम स्वागत करते हैं। मैं रविंद्र कुमार और आज हम एक बहुत ही गंभीर मसले पर योगिता बयाना जी हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं उनसे हम बात करेंगे और इसके अलावा इस पूरे मुद्दे पर हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पीड़िता थी, मनीषा थी, उसका कसूर क्या था। योगिता जी, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रविंदर जी। योगिता जी, मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि हाथरस की ये घटना एक बार फिर से ये सवाल खड़ा करती है कि समाज में खास तौर पे जो दलित और आदिवासी लड़कियां हैं उनके साथ स्वर्ण जाति के जो अपर कास्ट जो हमारे समाज में जो लोग हैं उनका व्यवहार और रवैया किस तरीके का है। मैं आपसे पहला रिएक्शन इस पे चाहता हूं क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि इस पर जो पूरे देश में अब ये सवाल उठ करके बिल्कुल सामने आएगा कि आखिर इस देश में खास तौर पे उत्तर प्रदेश में आखिर ये महिलाओं के साथ हो क्या रहा है। देखिए, ये पहली बार तो हमने नहीं सुना है। बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा और बहुत ही दुख लग रहा है सुबह से जब से ये खबर आई है कि बच्ची हमारे बीच में हाथरस की नहीं रही। जो ये दलित बच्चों के साथ जो ये अत्याचार है ये कुछ नया नहीं है। बहुत बार मैं खुद जब मैं वॉलंटियर करती थी एनसीडब्ल्यू में भी और अभी भी हम लोग गांव किसी भी गांव से अगर केस आता है तो ज्यादातर एंगल यही निकल के आता है कि वो बच्ची दलित थी और वो उच्च स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उन्होंने ऐसा किया। ये बहुत मुझे लगता है कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कौन से भारत की हम बात कर रहे हैं जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं। बातें तो बहुत बहुत अच्छी करने में लगती हैं, बट सच्चाई हमारे देश की ये है जो आज हमारे आपके सामने है। ये हमारा देश है। तो जब तक हम समस्या को समझेंगे नहीं, उसका समाधान कैसे निकालेंगे। अभी तक लोग ये समझने को तैयार नहीं। जब मैं पढ़े लिखे लोगों से यहाँ बताती हूँ कि ऐसा होता है तो मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते हैं ऐसा कैसे आज भी होता होगा कि दलित लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा या किसी भी लड़की के साथ ऐसे नहीं होता, वो झूठ बोलती। तो ये तो आपके सामने है, वो बच्ची ने दम तोड़ दिया, वीडियोस आपके पास है। ओपन एंड शट केस में भी हमें प्रूव करना पड़ता है कि उसके साथ गलत हुआ। तो सोचिए, जिन बच्चों को हम प्रूव नहीं कर सकते, जिनके पास प्रमाण नहीं है या वो जीवित नहीं है बताने के लिए अपनी व्यथा, तो उनके साथ क्या, वो तो दब जाते हैं सारे केसेस। और यूपी जैसी स्टेट, उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। उत्तर प्रदेश तो सबसे क्रूर प्रदेश है, जो कि अयोध्या, राम मंदिर और राम जन्मभूमि के नाम से पूरा प्रदेश जाना जाता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अपराध वहां पर होते हैं। ये कितनी बड़ी एक ये आयरनी है जिसको हम बोल सकते हैं कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि उसी प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, जहां पे राम जी ने जन्म लिया था और जहां पे ये लोग मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं, फिर भी वहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे। तो इससे शर्म की बात भक्त जनों के लिए क्या हो सकती है, मुझे बताइए। अगर वो कहते हैं सच में कि वो भक्त हैं, तो भक्तों के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बुरी बात। योगिता जी, इस डिबेट को आगे ले जाएं। मैं पहले ये चाहता हूं कि पहले आज मनीषा हमारे बीच में नहीं है, सुबह उनका देहांत हो गया और बहुत दुखद स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। मैं क्योंकि इस स्टोरी को लगातार फॉलो कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर उसे फॉलो कर रहे थे, मैं ये अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूँगा कि आखिर जब मनीषा से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उनके लास्ट शब्द क्या थे, स्टेटमेंट क्या थी, उनके माँ बापों ने क्या कुछ कहा था और पुलिस का स्टेटमेंट क्या था। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपके सामने, क्या हुआ, किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घास से ले गए थे। फिर अब मैं जब ले रही थी तो वो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी दबा देती करने की कोशिश, मैं तो मना करी, सोच से गला दबा दिया बस। क्या कोई रंजिश चल रही है? असला नहीं गए थे हम तो। अच्छा। तो मई मारपीट है गई
और मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो कोर का बिल्कुल बाल मुझे मालूम नहीं पड़ी इसकी चाटी एकदम कसी दी आवाज ही नहीं निकल रही। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का ने। अच्छा, आप कौन किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? हरिजन हरिजन। अच्छा, फिर क्या हुआ था फिर? क्या किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। अच्छा, बाप का नाम है गुड्डू। अच्छा, क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ रंजिश चल रही। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाड़ते ही धनाती थी। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। अच्छा, वो खत्म है गए हमारे ससुर तक आए। अब वो रंजिश चली आ रही लड़का कहता था भंगिए साले एक एक करके मार। अच्छा, हाँ। तो दिनांक 14/9/2020 को थाना चंदपा के भूलगढ़ी गांव में एक 20 वर्षीय युवती SC/ST समुदाय की युवती पर हुए कातिलाना हमले के संदर्भ में थाना चंदपा पे धारा 307 और 325 SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। इस FIR में जो नामजद अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी करके उसे जेल भेजा गया था। चूँकि युवती अलीगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में ICU में एडमिट थी, उसका बयान उस समय पंजीकृत नहीं कराया जा सका था। वर्तमान विवेचक के द्वारा उसका 161 का बयान लेकर के पीड़िता और उसके अन्य परिवार वालों के बयान के आधार पर इसमें समुचित धाराओं की बढ़ोतरी की गई है और अन्य अभियुक्तों की के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, जिसमें से एक अभियुक्त की कल और गिरफ्तारी करके उसे आज जेल भेजा जा रहा है। अन्य योगिता जी, ये वो हृदय विदारक तस्वीरें थीं जिसमें माँ, उसका भाई सब अपनी बात कह रहे थे। पुलिस की भी स्टेटमेंट आपने सुनी। क्या बोलने, आप बताइए रविंद्र जी, मुझे तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। ये सब देख के भी अगर हमारे जो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का दिल अगर नहीं पिघलता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कंट्री रहने लायक नहीं रही। सच्ची मैं क्या बोलूं, मेरा बोलने का भी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है इस समय। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, बस मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर अभी भी योगी आदित्यनाथ, उनकी अगर आंखें नहीं खुली हैं और अगर अभी भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी की भी आंखें नहीं खुली हैं, तो मुझे लगता है एक बार ये वीडियो अगर उन तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है एक चुल्लू भर पानी में शायद वो डूब मरने की कोशिश जरूर करें, या फिर उनकी आंखें खुले और वो और जो बच्चियों के साथ होने वाला है ऐसा, क्योंकि वो होगा, क्योंकि रुक नहीं रहा है। आप देख रहे हैं यूपी में लगातार ऐसा हो रहा है बच्चियों के साथ, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हो सकता है उनकी शर्म के मारे, ये जो मैं बातचीत भी कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये भी उन तक जाए, शायद उनको थोड़ी शर्म आए और शायद वो इस चीज को लेके सीरियस हो कि निर्माण मंदिर का नहीं करना है। जो चीज है, जो मेन मुद्दा है, जिस चीज के लिए मंदिर का निर्माण, जो पूरी कहानी रामायण की लिखी गई थी, वो जो महिला की गरिमा है उसके ऊपर लिखी गई थी, उसको बचाना है। तो इनको जब तक ये इनके समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। सॉरी, मैं मतलब बहुत ही इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रही हूँ, पर मैं बस बहुत ही हताश हूँ। गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये इस कवरेज को किया भी और वो स्पॉट पर भी रहे। गोविंद, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है और इस पूरे मामले में, क्योंकि बलात्कार की कोई भी धारा पुलिस ने शामिल नहीं की है, ST/ST एक्ट जरूर लगाए, लेकिन बलात्कार होने की बात को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। नहीं, वो आ गया रविंदर जी, धारा तो लगा दिया है बाद में, 356D लगा दिया है बाद में। जी बताइए गोविंद जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगाया जी, आज 302 कर दिया गया है। और इस समय प्रेजेंट में अभी में वाल्मीकि समाज और कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आप पर हाथरस के मेन चौराहे पर
तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस पूरे मामले को लेकर के? जैसे कि आप जानते हैं 14 सितंबर को मनीषा के साथ ये हुआ था, वहां से उसको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, वहां से कल उसको दिल्ली भेजा गया, जिसकी आज सुबह 6:30 मनीषा की पीड़ित थी सफदरजंग हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। अब उसमें प्रशासन अपनी तरफ से कह रहा है कि कुछ मतलब सूत्र बता रहे हैं ऐसा जी कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है पोस्टमार्टम में, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथरस में प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराई गई है जी, जिसमें कांग्रेस ने इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है तलाश हाथरस में जी। तो यानी एक तरह से कहें कि पूरा मामला है, अब इस पे राजनीति भी होगी, न्याय इस पर राजनीति हो रही है पूरे मामले पे। जी योगिता जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि हमने जैसे अपनी स्टोरी में भी दिखाया, आज वहाँ चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुंचे सफदरजंग हॉस्पिटल, उन्होंने कहा मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ और बहन से मिलने आया हूँ और मुझे रोका जा रहा है। मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ऐसी कोई बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद न्याय की बात कम होती है और उस पर वो राजनीतिक खींचातानी बहुत ज्यादा होती है, तो क्या वजह है? क्या दलितों का इस्तेमाल सिर्फ या तो वोट बैंक के लिए होता है, या ऐसे मुद्दे का, ऐसी घटना घटने का इंतजार होता रहता है सभी लोगों को, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे भीम आर्मी सेना हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो सिर्फ इंतजार करती है कि ऐसी कोई घटना घटे और उस पर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें? क्योंकि अगर दिल्ली के अगर निर्भया वाले भी मामले पे बात की जाए तो उसमें भी 10 साल से ज्यादा का समय लग गया उन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में। और राजनीति देखिए, सरकारों पे सरकारें पलट गई निर्भया केस पे। आप देखिए पूरी दिल्ली की सरकार, पूरी केंद्र सरकार काफी हद तक महिला सुरक्षा मुद्दे पर हटी और नई सरकारों को इसीलिए मौका दिया गया कि वो महिला सुरक्षा के लिए थोड़ा काम करें। और जब बात होती है, कोई भी ऐसा केस होता है तो सब और स्पेशली जो हाईलाइटेड होता है, ऐसे केस तो रोजाना होते हैं, बट जो केस हाईलाइटेड हो जाता है उस पे सब मक्खी की तरह भिनभिनाने लगते हैं थोड़े दिन के लिए। देखिए रेवाड़ी में पीछे हमारी एक और दलित बेटी का गैंगरेप हुआ था, 2.5 साल हो गए, रोज उनकी माँ मुझे फोन करती है, कोई उनको कुछ सुविधा कुछ नहीं दिया गया। आप देखिए आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो ये तो सच्चाई है, थोड़े दिन के लिए लोग जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, अपना चेक देंगे या जो भी करेंगे, थोड़ा बहुत राजनीति करेंगे, उसके बाद से ये कभी अता पता तक नहीं पूछते हैं जी, अता पता तक नहीं पूछते हैं कि विक्टिम कैसी है, या अगर वो बची है या नहीं, उसका परिवार कैसा है, उनको कुछ जरूरत है या उनका क्या हाल है, कुछ कभी इनका और केस क्या स्थिति है, कभी कोई किसी को लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है ना, यहाँ पर काफी हद तक हम एज सोसाइटी जिम्मेदार हैं कि हम ऐसे लीडर्स को चुनते हैं और उन्हें तवज्जो देते हैं कि वो जो इस स्थिति में इन कुर्सियों पे बैठते हैं, जिनको बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कुछ भी महिला सुरक्षा से। तो अभी ये समय आ गया है, आई थिंक जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो चीजें बदलना बहुत मुश्किल है। जी योगिता जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम ऐसे मुद्दों को देखते हैं तो समाज में एक थोड़ा सा एक वाइब्रेशन तो जरूर आती है, लेकिन ये मामले सिर्फ खबर बन के रह जाते हैं, तो उसकी क्या वजह है? क्या ऐसे मुद्दों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती, या जो कोर्ट है, या जो हालांकि बात की जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा और उस पर फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए कि क्या इस मामले पर निर्भया कांड की तरह ही इंतजार करना पड़ेगा या कुछ हल निकल करके भी आएगा? रविंदर जी, बिल्कुल अगर छूट दे दी इन लोगों को, अगर हमने उठाया नहीं तो बिल्कुल ये दब जाएगा मामला और ये नॉर्मल केस की तरह सालों साल चलेगा। पर अगर अभी जिस तरह से आपने इतना अच्छे से उसको उठाया, और अगर मीडिया जो कि नहीं उठा रहा है, वो सिर्फ सुशांत सिंह और दीपिका पादुकोण और सिर्फ फालतू चीजों को, जो कि मैं फालतू इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत हो गया, मतलब उसमें कोई दम नहीं है जो ये जबरदस्ती दिखा रहे हैं। अगर ये सच्ची ऐसी चीजें उठाएंगे तो डेफिनेटली उसमें एक निर्भया जैसे केस में थोड़ा बहुत पुश लगा था तो 8 साल लगे। तो अगर मीडिया चाहेगा, अगर लोग चाहेंगे, तो मैंने भी एक मुहिम छेड़ी है, रात को 7 बजे हम लोग सब इस चीज को साथ में डिमांड कर रहे हैं, और एक कैंपेन मैंने भी चलाया है इसके लिए, क्योंकि अभी मैं फिजिकली स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि कोविड से जूझ रही हूँ, तो मैं परिवार से भी मिलने के लिए जरूर जाती, पर मैं इस स्थिति में इतना ही कर सकते हैं कि हम लोग जागरूकता करें और
6 महीने के अंदर अंदर इन लोगों को फांसी की सजा हो, ये हमारी डिमांड है। अभी बाकी के लोग भी अरेस्ट हो गए, क्योंकि मैं हाथरस पुलिस के पिछले लगभग 4-5 दिन से लगातार टच में हूँ और मुझे पूरा एक एक चीज की जानकारी वो खुद अपडेट भी दे रहे थे। तो वो अरेस्ट बाकी लोगों को भी कर लिया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस पे, अगर हमारा फोकस, मीडिया का फोकस और लोगों का थोड़ा दबाव रहा तो ये जल्दी हो सकता है। जी। हमने डिमांड किया 6 महीने के अंदर अंदर इस केस का कंक्लूजन किया जाए। जी, योगिता जी, आप फ्रीडम एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, उस पर अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद, आपका भी धन्यवाद। और हमारे एक समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, इसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप फ्रीडम एक्सप्रेस पर आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।